अध्याय होगा विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का। और इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए होने वाली है। जो गत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ संकलित किए हैं, आप देख सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को मैंने यहाँ संकलित किया है, यानी जो बच्चे 100% लेकर आना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत आवेश का मात्रक है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यहां थोड़ा सा बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में और एक प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव में होता है एक दस माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन आपका पहला ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? आई आपसे पूछा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू बराबर होता है एन ई। दैट मीन मैं यहां क्यू मिटाकर इसकी जगह रख सकता हूं एन ई, ठीक है। एन ई क्यू अपॉन टी, सॉरी एन ई अपॉन टी। तो एन कितने हैं यहाँ 10, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 डिवाइड बाई 1, क्योंकि प्रति सेकंड बह रहे हैं तो नीचे 1 का करेंगे। इस कैलकुलेशन को ऐसे करेंगे, जो आपको यहाँ 10 दिख रहा है यानी पावर 1 है, ये माइनस में माइनस की 19 से दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 18। देखो ऑप्शन कौन सा सही है आपका ऐसा? तो आपका ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या कह रहा है? एक माइक्रो ओम का मान होता है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है? चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। कुछ ये माइक्रो क्या है? माइक्रो यूनिट है, तो कुछ यूनिट बता देता हूं मैं आपको। अगर नीचे की तरफ छोटी यूनिटों में जाते हैं तो सबसे पहले आती है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और भी आती हैं फेम्टो, ऑटो, ये आगे तक बढ़ती जाती हैं। बट हमें सिर्फ दो से आपके माइक्रो तक ही आ रहा है, मैंने और आपको दो और एक्स्ट्रा बता दिए, 4। मिली जो होता है वो 10 की घात माइनस 3 के बराबर होता है, माइक्रो 10 की घात माइनस 6 के बराबर होता है, और आपका नैनो 10 की घात माइनस 9 के बराबर होता है, और पिको 10 की घात माइनस 12 के बराबर होता है। मतलब माइनस की 3 का इन सब में डिफरेंस होता है। चलिए अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, इसके आगे आप मिली ओम लगा सकते हैं, मिली एम्पियर लगा सकते हैं, माइक्रो मीटर लगा सकते हैं, आप जो चाहो इनके सामने आगे कोई भी यूनिट ऐड कर सकते हो। जैसे यहां किया गया है माइक्रो ओम, अब एक माइक्रो ओम में कितने ओम हो जाएंगे? तो 10 की घात माइनस 6, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत धारा का ये तो सबको पता होगा, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक एम्पियर सेकंड मात्रक होता है, मतलब एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है? तो एम्पियर सेकंड की अगर बात करें तो आप देखो वैसे नहीं पता चल रही है, तो आप एम्पियर क्या होता है? धारा होती है, और सेकंड टाइम होता है, यानी धारा गुणा समय, आई इंटू टी। ये कहां से आई? हम फॉर्मूला पढ़ते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू बराबर निकालूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, आई टी बनाएंगे। दैट मीन ये क्यू का फॉर्मूला होगा। क्यू क्या होता है? आवेश, यानी कि ये फॉर्मूला होने वाला है आवेश का। ऑप्शन तीसरा आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8,
1 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान होगा। जैसे हमने पीछे ही बात की है, माइक्रो माइक्रो में एम्पियर लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 की घात -6 होता है, 10 की घात -6। एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के बराबर बट पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस के 1.6 10 की घात -19 या प्लस के, यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा, 1.6 10 की घात -19। और इसके अगर आगे मैं नेगेटिव लगा दूं यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा। बस इतना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये तो सभी बच्चों को अक्सर याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता। 17 13 12 देखो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में अक्सर पेपर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कोई 70 में एक क्वेश्चन कोई बन सकता है, बाकी सब रिपीट ही होते हैं। अब देखो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V = IR। आप इसे जैसे चाहो ऐसे से आप लिख सकते हो। जैसे अब मैं इसे इंटरचेंज करना चाहूं तो I = V/R। अगर R की टर्म में लिखना चाहूं तो R = V/I। पर जब भी भाग में रहेगा V ऊपर रहेगा। ये 3 फॉर्मूले से मैक्सिमम बन सकते हैं। 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, तो एक तो यहां गलत होने वाला है। अब देखिए गलत कौन होगा, तो ऑप्शन आपका फोर्थ गलत है। ठीक है, कैसे, इसने बोला है क्वेश्चन ने कि I = V × T, वो V × R, प्रतिरोध R होता है। तो I = VR तो कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई फॉर्मूला ही नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, ये जो नियतांक दे रखा है, अगर आपके दिमाग में डाउट हो तो I/V बराबर नियतांक दे रखा है, तो I/V बराबर नियतांक का मतलब है ये 1/R हो जाएगा। I/V में यहां लिखना चाहूं तो I/V बराबर 1/R। पर जो R होता है वो आप पढ़ते हो तो एक नियतांक होता है, जब हम दोनों को आगे लेकर आते हैं तो 1/R की वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होने वाली है। R की फिक्स है तो 1/R की फिक्स होने वाली है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इस पे कुछ का डाउट होगा, पहले ही निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, ओम के नियम का सूत्र लिखिए। अभी जस्ट पीछे बात की हमने, तो V² किसी में नहीं आ रहा था, ऑप्शन ये खत्म। और I = V/R, I = R/V, R किसी में ऊपर नहीं आ रहा था, मैंने बोला था V आएगा ऊपर आने वाला है तो। और I = VR ये भी गलत है, यानी I = V/R, I = V/R, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन आपका तीसरे नंबर का सही होने वाला, I = V/R। क्वेश्चन नंबर 4 13, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। दो तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। इसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको हम न्यूमेरिकल्स में बता देते हैं पहले, फिर भी बात कर लेते हैं। समांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट, मतलब ये टोटल वाला T लिख लेता हूं, टोटल 1/R1 + 1/R2। अब बस वीडियो देखते रहिए, मैं सब चीजों को बताते रहूंगा, चाहे आपने वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। किसी को लगता है ये क्वेश्चन मुझसे आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा देख सकते हैं। अब ये 1/R1 1/R2 एक फ्रैक्शन की तरह बन गया। हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि R2 + R1 डिवाइड बाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, R1 × R2। अब ये टिक मत कर देना, क्योंकि ऐसा भी आपको मिलेगा, जैसे कि ऑप्शन फोर्थ है, बट ये सही नहीं है। अब क्या है, ये आंसर आया है 1/R के बराबर। अब हमें R की वैल्यू निकालनी, तो इसको क्रॉस उल्टा कर देंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे। दैट मीन R बराबर R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, R1 × R2 बटे R1 + R2। आप जब समांतर क्रम में निकालें और दो दे रखे हो तो आप इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, सीधा R1 × R2 बटे R1 + R2, ये फॉर्मूले की तरह ही काम करता है। ठीक है, और कुछ मैं आपको हिंट देता हूं कि अगर समांतर क्रम में, मैं यहां लिख देता हूं, यदि समांतर क्रम में
समांतर क्रम में समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका आंसर या कुल प्रतिरोध अब देखो, दो कितने जुड़े हैं? दो जोड़ सकते हैं, तीन जोड़ सकते हैं, चार जोड़ सकते हैं। मैंने कहा दो जुड़े हैं, जैसे चार चार के दो जुड़े हैं, चार चार के दो जुड़े हैं, तो इन दोनों को जोड़ो और बटा, सॉरी, चार चार के दो जुड़े हैं तो सीधा जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे चार के दो जुड़े हैं तो चार लिखो, डिवाइड बाई दो कर दो। चार चार के तीन जुड़े हैं तो चार करो बटा तीन कर दो। मतलब जितने जितने के जुड़े हैं एक में पूरे उन नंबर का भाग दे दो। ठीक है, जैसे सब होते नौ नौ के, नौ नौ के तीन होते, तो मुझे क्या करना था, एक नौ में तीन का भाग दे देता, आंसर आता तीन, तो उन टोटल तीन आता। सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। समान जोड़ते हैं तो जितने भी जोड़ते हैं उतनी संख्या का उस प्रतिरोध में सिंगल में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध वाले चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 4 ओम प्रतिरोध वाले चार तार हैं, तो मैंने अभी जस्ट पीछे बात की कि चार हैं और चार का एक है, तो मतलब कि चार में मुझे कितने का भाग देना है? चार का। आंसर कितना आने वाला है? वन। इसका राइट आंसर होगा वन। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक बटा आर इज इक्वल टू एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? चार आएगा, 16 मत कर देना। और ऊपर एक दो तीन चार, चार लिख दो, चार भागे चार बराबर एक। यानी आप सीधे सीधे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो फटाक से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है? 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो, 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को जोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 4/n। मैंने भी जस्ट पीछे बात की आपसे, 4 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, और जितने जोड़ रहे हैं उनका भाग दे दो, एन जोड़ रहे हैं तो एन का भाग दे दो, आंसर आ गया सीधा सीधा, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। और करना चाहो तो कर लो, एक बटा आर बराबर आप एक बटा चार प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा चार एन टाइम्स जोड़ना चाहते हैं, तो एलसीएम तो सबका कितने बार जोड़ लो? 1000 बार जोड़ लो। ऊपर नीचे तो चार ही आने वाला है एलसीएम, ऊपर एन टाइम्स जोड़ रहे हो तो एन आएगा, तो एन बाई फोर आया। बटे किसके बराबर है? वन अपॉन आर के बराबर है। आर बराबर निकालना चाहोगे तो इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो 4/n। यानी कि आपको इतनी ज्यादा अगर वो कैलकुलेशन मांग रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, बट अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, सीधा देखो फटाक आंसर बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, एक आर प्रतिरोध को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? देखो, इसको तो पहले हम करते हैं और कोई आंसर ज्यादा वो नहीं करेंगे। आर प्रतिरोध के दो समांतर प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाए, आर के को, और दो उनको जोड़ा जा रहा है, तो r/2 आंसर होगा इसका, तो बिना कैलकुलेशन करे। फिर एक आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ऐसे करके, तो एक बटा आर। अब इसे सॉल्व कर लो, इसके नीचे वन मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस 2r डिवाइड बाई इसका इसमें 2, कितना हो जाएगा? 3r/2। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका थर्ड सही है, 3r/2। मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े बड़े भी आएंगे। अब देखो 17 से थोड़े बड़े बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, और किसी भी क्वेश्चन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 70 मतलब 50 क्वेश्चन है, अभी तो हम 17 पर आए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होंगे। संलग्न वैद्युत परपथ में, यानी कि आपको जो चित्र दिया गया है, ये बी व सी के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। बी ये रहा आपका, सी ये रहा है, इसके बीच में विभवांतर कितना लगा हुआ है आपको दिख रहा है? 1 वोल्ट का, सही है। अब वो कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। अब वो पूछ रहा है यहां विभवांतर, ये वी की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों पॉइंटों के बीच, इन दोनों पॉइंटों के बीच। चलो निकालते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं यहां, इसको बता देता हूं एक बार, इसे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा। देखो अब इसमें
यहां आपको विभव दे रखा है V, ये वाला 1 ओम। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम रखेंगे। ठीक है, चलिए। ये आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा V दे रखा है 1 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ R दे रखा है 1 ओम। तो V बराबर होता है IR। पहले आप ये निकालो कि B के बाद यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो, जहां आपके पास एक ही फॉर्मूला है ओम का, V बराबर IR। आपको जहां यूज करना है इसको, वहीं का रेजिस्टेंस चाहिए और वहीं का V चाहिए, वहीं का R चाहिए। जैसे यहां V दे रखा है और यहां R दे रखा है, तो यहां ही I निकल के आएगा तुम्हारा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि 1/1 बराबर 1 एम्पियर। यानी कि इसके अंतर्गत आपकी यहां 1 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। अच्छा, एक नियम शायद आप पढ़ के आए होंगे, कि मैं फिर लिख देता हूं, मैं जो भी आप पढ़ के आए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं लिख देता हूं। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है, धारा समान रहती है। देखो, मैं ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये है, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, तो ऐसे 5 मिनट लगेंगे पूरी वीडियो खत्म करने, बट वो समझ में आना चाहिए, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए। तो अब ये दे रखा है आपको कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है। अब इसका मतलब इसमें एक ओम, वो 1 एम्पियर है, तो ये दोनों किस में है, ये और ये श्रेणी में है। तो मतलब कि यहां भी धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। अच्छा, यहां धारा 1 एम्पियर हो गई, आर आपके पास 2 है, तो यहाँ का V निकल जाएगा। यहाँ का V निकालने के लिए V बराबर I और R। यहाँ I कितनी है 1 और R कितना है 2, 2 1 2, यानी यहाँ V कितना आएगा 2 वोल्ट। अगर यहाँ पूरे पर पूछ लेता, यहाँ कितना वोल्ट लगेगा पूरे पर, टोटल पे, तो अगर यहाँ वोल्टेज आप निकालना चाहते, तो श्रेणी क्रम में जो भी वोल्टेज लगे होते हैं अलग अलग, उनका योग इसके बराबर होता है। यानी 2 का यहाँ लगा हुआ था और 1 वोल्ट यहाँ लगा हुआ था, मतलब यहाँ टोटल जो वोल्ट लगे हुए थे वो लगे हुए थे 3 वोल्ट। पूछ लेता तो, बट आप यहाँ आंसर कौन सा पूछा है, ये तो 2 वोल्ट आंसर है। 2 वोल्ट कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, यानी कि 2 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है आपका, संलग्न वैद्युत परपथ में बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। यानी कि आपको विभवांतर बताना है इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, कोई नहीं, पहले समझना शुरू करते हैं। ये कह रहा है यहां बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, जैसे हमने यहां नीचे 3 की बनाई थी। ठीक है, तो ये और ये श्रेणी क्रम में है। पहले आप ये देखो, धारा हमेशा प्लस से निकलती है, तो यहां से धारा कितनी निकल रही है। यहां से धारा देखने के लिए टोटल वोल्टेज है अप्लाई, जो पूरे सर्किट पे लगे हुए हैं, और टोटल आई निकालनी है। तो जब अगर टोटल आई निकालनी है, तो टोटल आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो टोटल वी अपॉन टोटल आर चाहिए। टोटल वी कितना लगा हुआ है 1.5, और टोटल आर कितना, ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, 10 और प्लस 20 यानी कि 30 ओम। ठीक है, टोटल आई निकालने के लिए टोटल वी अपॉन टोटल आर, टोटल मतलब इन दोनों का जोड़, ये दोनों कितना बना रहे हैं। तो आप काटो, 15 दूनी 30, 0.1 डिवाइड बाई 2, 15 दूनी 30। अब कर लो इसे, ऊपर इस पॉइंट को काट के 0 बढ़ा दो, 20 हो गया, और कितना आ जाएगा, ऊपर पॉइंट वो है, तो 0.05 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। सही है, अब धारा यहां से निकली 0.5 एम्पियर की, तो इसमें प्रवेश करेगी, तो इसमें धारा आई इतनी ही जितनी जहां से निकल रही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में समान होती है, और उतनी ही इसमें प्रवेश करेगी 0.05 की। अब इस पर वी पूछ रहा है आपको, तो यहां का वी निकालने के लिए आपको यहीं का आई चाहिए और यहीं का आर चाहिए। तो यहाँ की आई कितनी है 0.05, आई तो सब में बराबर है, आर कितना है 10, तो 0.05 में आर का मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो एक जीरो से एक पॉइंट कट के यहां आ जाएगा, यानी कि आएगा 0.5 वोल्ट। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
डी 0.5 वोल्ट। आ रही समझ में नहीं आ रही बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? संलग्न परपथ में ए व बी के बीच विभवांतर होगा। संलग्न परपथ में ए और बी के बीच, तो ए और बी कहां है? आपको थोड़ा क्वेश्चन मैं यहां कम दिख रहा होगा, ये ए है और ये बी है, इनके बीच विभवांतर बताना। थोड़ा सा लेवल एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां देखो दो वोल्टेज सीधे सीधे लगे हुए, मतलब बैटरियों को जोड़ना है। ये बैटरी कॉम्बिनेशन वैसा आपका उसमें आता है 12th में। अब ये प्लस चार्ज, प्लस वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला, और इधर ये नेगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला, सही है। ए और बी के बीच बताना है। तो अब क्या है, ये दोनों अलग अलग, इनके डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है प्लस की, और इसकी डायरेक्शन ऐसे। अगर दोनों की एक साइड होती तो हम दोनों को जोड़ देते, 2 और 1 3 वोल्ट आ जाता। बट इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब घटाना पड़ेगा। मतलब कि 1 वोल्ट ए और बी के पूछ रहा है, तो एक में से 2 घटा दो, यानी 1 - 2 कितना, -1। तो -1 वोल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगर दोनों के साइन एक जैसे होते, अगर मैं खुद से बनाऊं यहां इसको मिटाकर, ये कैपिटल होता और ये छोटा होता, तो दोनों की डायरेक्शन करंट की ऐसे ही करके आ रही है, तो 2 और 1 3 हो जाते, ठीक है। चलिए समझते चलिए क्वेश्चनों को, ये छोटा है ये बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, संलग्न परपथ में धारा आई का मान क्या होगा? आई का मान बताना है। आई मतलब ये, यहां आई बतानी है, आराम से बता सकते हैं। टोटल वी कितना लगा हुआ है, 2 वोल्ट, और टोटल आई निकालनी है, क्योंकि बैटरी के जस्ट बाद निकलने वाला करंट टोटल होता है। तो टोटल आई बराबर टोटल वी अपॉन टोटल आर। तो टोटल वी कितना है, 2 वोल्ट, और आर कितना, जोड़ दो। ये और ये किसमें है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब ऊपर नीचे लगे हों तो समांतर में, और सीधे सीधे लगे हों मतलब ऐसे करके एक एक, ऐसे करके सीधे, चाहे नीचे की तरफ लगे हों। अब ये सब क्या है, एक ही सीरीज में है, ये तो सब श्रेणी क्रम में होते। बट अगर ऊपर नीचे लग रहे हैं, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे लगे हुए हो तो सब समांतर में होते हैं। तो 2 और 2 के 2 लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया 1/2 प्लस 1/2 करके कर लो, आधा आधा 1 हो जाएगा। या मैंने आपको बताया कि जो भी लगा हुआ होता है, 2 का लगा हुआ है, और इसमें जितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, तो उतने का भाग दे दो, बराबर 1, सही है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आई बराबर कितना आएगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, संलग्न वैद्युत परपथ में धारा आई का मान। आई का मान बताना है, मतलब यहां तुम्हें धारा बतानी है आई। आप सीधे नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल बढ़ गया है। देखो स्पेशल किसके लिए, हाई स्कूल कक्षा 10 के लिए है, तो क्वेश्चन बढ़ गया है लेवल। चलिए निकालते हैं इसको। यहां आई निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। ये दोनों किस में है, ये दोनों ऊपर नीचे, मतलब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हमने बात की थी, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और समांतर क्रम में विभव समान होता है। विभव समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में। मतलब कि इस पर जितना भी होगा, मतलब इस पूरे तार में, इसका मतलब यही नहीं होता, यही पूरे तार की बात करें, यहां जितना भी होगा उतना ही भी इसमें होगा। अच्छा ऊपर हम वी निकाल सकते हैं, वी बराबर आई आर। तो आई तो 2 दे रखा है और आर दे रखा 2, तो ऊपर वाले में वी निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 वोल्ट। तो मतलब हम समझ गए कि इसके भी अलोंग पूरे के 4 वोल्ट काम करने वाले हैं। अब 4 वोल्ट काम करने वाले, तो आई निकालना है, निकाल दो। आई बराबर होता है वी अपॉन आर। आर वी कितना है 4, जो हमने भी निकाले, और आर कितना है 4, यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट आपका ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी डाउट है, मैंने क्वेश्चन वैसे सही लिए हैं, थोड़े जो हल्के नहीं लिए, सही क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संलग्न वैद्युत परपथ में धारा आई का मान कितना होगा? आई का मान कितना होगा यहां पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट पीछे करके आए क्वेश्चन इस तरह के, हम आराम से कर सकते हैं। करें, अब देखो ये ऊपर नीचे लगाया, लगे हुए हैं सब एक के ऊपर एक है, तो सब कैसे हैं? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या बराबर होता है? विभव बराबर होता है, यानी इस वाले तार में जितना विभव होगा, इस वाले तार में उतना विभव होगा, और इसमें भी उतना ही विभव होगा, क्योंकि यहां जो लगे हुए हैं ये समान विभव पर लगे हुए हैं, वी यहां लगा हुआ है, तो तीनों तार समान में होंगे। अब देखो यहां आपको दे रखा आर और यहां दे रखा आई, यानी ऊपर वाले तार में आप वी निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं तो निकाल दो, V बराबर आई आर, आई कितना? 2, ये दे रखा आपको, आर कितना? 3, यानी 6 वोल्ट। इस वाले तार में 6 वोल्ट पता चल गया, इस वाले तार में 6 वोल्ट, और इस वाले तार में भी 6 वोल्ट। अब इस वाले तार में आपको आई निकालना है, आई बराबर V अपॉन आर, तो इस वाले तार में कितना वोल्ट है? 6, हम ऊपर निकाल चुके हैं। आर कितना है यहाँ? 1, तो बटा 1 बराबर कितना है? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? संलग्न वैद्युत परपथ में आर का मान क्या होगा? कहां? यहां। ठीक है, बिल्कुल जस्ट पीछे जो किया वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दोनों किसमें है? ये वाला, ये और आपका ये दोनों हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो आर बराबर वी बराबर होने वाला है, ऊपर वाले में वी निकाल सकते हैं क्योंकि आई और आर दिया हुआ है। वी बराबर आई आर, यानी 2 गुणा 2 बराबर कितना? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो इसमें भी कितना वोल्ट होने वाला है? 4 वोल्ट होने वाला है। यहां क्या निकालने वाले हो आप? आर। आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वी अपॉन आई, वी बराबर आ रहा है इसे, ओम्स लॉ ही काम कर रहा, कुछ तीसरा फॉर्मूला मैंने लिया ही नहीं अभी तक। तो वी कितना है? 4, और आर कितना है? वो आई कितना है? 1, तो आर कितना आया? 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभ लंबाई की 3 गुनी है करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एक बहुत लंबा सवाल है, मैं कह रहा हूं पूरा एक पेज ले लेगा, 2017 में आया हुआ है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इतना बड़ा सवाल एक नंबर में कैसे पूछा गया? तो इसके लिए कुछ ट्रिक याद रखेंगे। उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई को यदि 3 गुना कर दिया गया है, वो बोल सकता है 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें। सवाल को निकालेंगे तो पहले दोनों का आयतन बराबर करेंगे, फिर ये बहुत लंबा सवाल है। मेरे कहने का मतलब है ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इतना लंबा सवाल है, पर हम शॉर्ट ट्रिक यहां यूज करेंगे। अगर कभी 2 गुना करता है तार को खींचकर, समझना, खींचकर, ये सबसे मेन बात है, तार की लंबाई उसकी प्रारंभ लंबाई की 3 गुनी करने पर, 3 गुनी मतलब खींचकर 3 गुना किया गया, वैसे 3 गुना करेंगे एरिया सेम रखकर तो फर्क नहीं आएगा। 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, कितने भी गुना करे, 2 गुना करे, ये पहला आर बराबर पहले लेंथ उसकी एल है, फिर उसने कर दी 2l खींचकर, पहले एल है फिर कर दी 3l, तो जितने गुने किए जाते हैं उस पर स्क्वायर कर दो। 2 गुने किए जा रहे हैं तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, आंसर खत्म। 3 किया जा रहा था तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। मतलब अब ये आर निकल के आएगा नया वाला, ये आर है, ये नया वाला आर है R2। अगर मैं इसे कर देता 4 गुने, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाता? 16 आ जाता, R2। अब इसने क्या है? 3 गुना, 3 गुना करने पर आंसर क्या होने वाला है? 9 गुना, बिल्कुल, इतना खत्म। वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब देखो उसने नीचे कुछ कहा भी है, संकेत, उदाहरण 14 को देखिए, मतलब पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें 14 को देख लो, मतलब बड़ा सवाल है, बट हमें, हमारे लिए बड़ा कुछ भी नहीं है, हम आपको उसी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? संलग्न वैद्युत परपथ के 6 ओम प्रतिरोध में धारा
तथा आर के मान होंगे। यहां पूछ रहा है आर का मान और यहां पूछ रहा है आई का मान। आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने एक बात और बताई आपको कि जो v होता है अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में सब पर लगा हुआ b बराबर होता है। अगर ये दोनों किस में है, ये और ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में लगाए गए i, टोटल लगाए गए i के बराबर होते हैं। मतलब कि यहां i1 और यहां माने i2, तो यहां निकलने वाली धारा i जो होगी, ये i मानू या इसे i3 मानू, तो i बराबर i1 प्लस i2 होगा। नया फॉर्मूला नहीं है, आप पहले पढ़ के भी आए होंगे। अगर भाई अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने आए हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा है। ठीक है, i बराबर i1 प्लस i2। मेरे कहने का मतलब है समांतर क्रम में लगे हैं तो जितनी भी धारा समांतर क्रम में लगी हुई हैं, चार जोड़े होते आपस में, दो और यहां होते, तो इन सब में जितनी जितनी धारा होती वो उन सभी को जोड़कर इससे निकलने वाली धारा के बराबर करते। ठीक है, ओके। यहां धारा कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। इसमें कितनी चली गई? 1.5 एम्पियर। तो ऊपर कितनी बची होगी? 0.5 एम्पियर। पहला आंसर तो देखते ही खत्म, यानी धारा 0.5 एम्पियर आ गई। अब पूछ रहा है यहां आर कितना होगा। यहां आर निकालने के लिए आपको v अपॉन आई करना है। तो v कितना है आपके पास? पता नहीं। आई कितना है? 1.5 एम्पियर। तो v निकाल लो। v ऊपर से निकाल सकते हो। v बराबर क्या होता है, क्योंकि दोनों में v बराबर होगा, इस वाले में और इस वाले में। v बराबर आई आर। आई कितना? 0.5, आर कितना? 6, 6 30 यानी 3.0 वोल्ट। तो 3 वोल्ट इसमें, तो इसमें भी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट इसमें। निकाल दो 3/1.5। पॉइंट हटाना है तो मैं ये ऊपर 0 बढ़ा दो, 15 दूनी 30, मतलब इसका आया 2 ओम। तो 0.5 और 2, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, 0.5 और 2 एम्पियर। चीजें समझ में आ रही हैं? जो भी डाउट हो उसके लिए मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 26, संलग्न वैद्युत परपथ में प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा कितनी होगी। यानी कि आपसे यहां पूछ रहा है इस R में प्रवाहित धारा कितनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले आप ये समझो, अभी हमने जस्ट पीछे बात की कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। जितने भी श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोध होते हैं सब में धारा बराबर होती है। ये वाला जो प्रतिरोध है ये, फिर ये दोनों समांतर में है, फिर ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है। अच्छा, मैंने बताया समांतर क्रम में धारा बट जाती है। देखो यहां 2 एम्पियर आई, तो 0.5 एम्पियर इसने ले ली और 1.5 एम्पियर इसने ले ली, तो धारा बटी है। दोनों का योग तो 2 ही आएगा, इसका और इसका। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये दोनों में बटने के बाद फिर ऊपर से निकल के आएगी और इधर से निकल के जाएगी, तो आगे तो पूरी जाने वाली है कितनी? 2 एम्पियर की। तो इसका आंसर क्या होने वाला? यहां 2 एम्पियर होने वाला है। ठीक है, 2 एम्पियर इसका यहां आंसर, मतलब ऑप्शन आपका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, 1.5 ओम यानी 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। अब आपको V निकालना है, बीच विभवांतर बताना है। अब V बराबर क्या होता है? सिंपल आई आर। आई कितनी बह रही है? 1.5, तो निकाल लो 1.5। आर कितना है? 1.5, मतलब 1.5। 15 15 225 होता है। ठीक है, अब एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक लगा, दशमलव लगा दो, 2.25, मतलब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2.25 क्या? वोल्ट। कौन सा है आंसर आपका? ऑप्शन डी, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका 2.25 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28, वैद्युत सामर्थ्य का पी का सूत्र क्या है, यानी कि आपकी पावर का फॉर्मूला क्या है, समझ लो। यहां पावर का फॉर्मूला होता है, मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, चलो वो आगे बता दूंगा। P बराबर होता है वी आई, P बराबर पी आई। आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है V बराबर पावर की फॉर्म में, तो P अपॉन आई हो जाएगा। इंटरचेंज करना तो कर सकते हो तुम।
और फिर आगे बात करें आई बराबर पूछने लगे पावर के फॉर्म में, तो पी बाई वी। इस फॉर्मूले से आप, ये 3 फॉर्मूले हैं, जो भी दिया हो उसे हम कर सकते हैं। तो पी की फॉर्म में पी बराबर तो वी आई, इसमें तो सीधा ही दे रखा है, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा पद परपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। देखो आ गया इस तरह का क्वेश्चन, हम जो पीछे बात कर रहे थे, हमने पीछे देखे हैं, अभी ये रहे आपके ऊपर, देख लो इसमें। तो प्रदर्शित नहीं करता, पी बराबर वी आई, ये तो है, पी बराबर वी बराबर पी अपॉन आई, तो वी बराबर है कोई फॉर्मूला। अच्छा, ये वी और आर की फॉर्म में दे रखे हैं, चलो मुझे ये भी बताने होंगे, ये भी बता देता हूं। पी के फॉर्मूले एक तो ये याद है आपको, पी बराबर वी आई, अगर वी और आई की फॉर्म में, अगर ये होता आर की फॉर्म में, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, एक ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक पी बराबर आई स्क्वायर आर, एक ये फॉर्मूला है। अब आई और आर के रूप में हो गए और बी और आर के रूप में हो गए, ये 5 फॉर्मूला, इससे अलग कोई होगा तो काट देंगे उस फॉर्मूले को। तो देखो वी और आई ये ऑप्शन अपने पास है, वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी अपने पास है, आई स्क्वायर आर ये भी अपने पास है, यानी कि ऑप्शन सेकंड नहीं है, ऑप्शन सेकंड नहीं, तो आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। नहीं करता है, इसने स्पेशल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, अश्व शक्ति, और ये अश्व शक्ति ना देकर इस तरह से भी पूछ सकता था, एक हॉर्स पावर में, एचपी में, एक एचपी में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 746 वॉट। अब वॉट जो मात्रक है, वॉट देखो, वोल्ट होता है विभव का और वॉट मात्रक होता है वाट, ये होता है आपका शक्ति का। पूछ ले आगे कोई क्वेश्चन, शक्ति का, वॉट जो मात्रक है शक्ति किसका है, शक्ति का है, ध्यान रख लेना। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन डी, ओ सी आपका 746। क्वेश्चन नंबर 31 एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य पी दे रखी है, टाइम दे रखा भी 20 मिनट, उत्पन्न ऊष्मा बतानी है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा इसका, कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब देखो ये तो होता है P, P इंटू टी, यही हीट होती है, P इंटू टी, मैं लिख देता हूं पावर इंटू टाइम, ये हीट होती है, क्योंकि पावर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, पर अब हमें जिसकी जरूरत पड़ती है हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मतलब कि मेन फॉर्मूला याद रखो आप, ये H बराबर पी टी, तो P के हमने पीछे 5 फॉर्मूले पढ़े, जिसकी जरूरत पड़ेगी P की जगह लगा देंगे और निकाल देंगे। या तो सीधा सीधा P दे रखा है और टाइम दे रखा 20 मिनट, टाइम कभी भी मिनट में नहीं रखते हैं, टाइम को हमेशा सेकंड में बनाया जाता है, तो 20 गुणा 60 यानी 1200 सेकंड, टाइम को कभी भी मिनट में नहीं छोड़ेंगे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है। यहां दे रखा है किलोवाट, तो इसको वाट में बनाना है, किलो में कोई भी चीज नहीं चलेगी, ना ग्राम चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो 0.5 गुणा 1000, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, H बराबर पी टी, पी की वैल्यू 0.5 गुणा 1000, टाइम कितना है 1200, कर दो, एक जीरो से पॉइंट काट दो और पहले संख्या को मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, कितनी जीरो बची, 3 जीरो ये बची, 1 जीरो ये बची, 10 की घात 4 जूल। देख लो जो भी आंसर आपको दिख रहा हो, 10 की घात 4 का कोई आंसर नहीं है, 10 की घात 5 का जरूर है, क्योंकि 6 तो सिर्फ इसी में आ रहा है। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 6 तो इसी में आ रहा है, क्योंकि अगर इसको 6 करेंगे 60 से तो 10 की घात हो जाएगा 5 जूल। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, किलोवाट घंटा मात्रक है, आपको इस तुमने बारे में लिख रखा है, आप पीछे भी देख सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके दिमाग में रहता है कि किलोवाट घंटा है, तो यहां क्या पूछ रहा है, वाट, वाट किलोवाट से लगता है, वाट मैंने भी बताया शक्ति का नहीं है, किलोवाट घंटा है, किलोवाट किस क्या है पी, और टाइम घंटा क्या है टी, तो पीटी क्या होता है, अभी बात करी हीट के बराबर होता है या ऊर्जा के बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा इतना इंपॉर्टेंट मात्रक है, इसे याद रखना, अक्सर टीचर भी पूछते हैं इसको,
कि किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है आपका, वो ऊर्जा का, नंबर एक, ऊष्मा का और कार्य का, तीनों का हो जाएगा। मतलब जो भी पूछे टीचर, ऑप्शन जो भी आपको दे रखा हो तो उसमें ये तीनों सही है। अब जैसे हमें यहां दे रखा था ओनली ऊर्जा, तो मैंने इसका कर दिया। कार्य दे रखा हो तो उसका भी कर देता, ऊष्मा का भी कर देता। क्यों कर देता? क्योंकि इन तीनों की जो यूनिट होती है ना, वो आपकी जूल होती है, और ये जूल के बराबर होता है। ठीक है, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, तीनों की यूनिट सेम होती है। तो किलोवाट घंटा जब ऊर्जा का हो सकता है तो ऊष्मा का भी हो सकता है और कार्य का भी हो सकता है। आगे लिखो, फिर आ गया देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। वैद्युत तो ऊर्जा का मात्रक है वाट, ये तो नहीं है, ये नहीं होगा। किलोवाट, ये तो पावर का ही, वाट और किलोवाट में कोई अंतर नहीं। किलोवाट प्रति घंटा, ये भी नहीं है। किलोवाट घंटा हम पीछे ही पढ़ के आए हैं अभी, तो इसका मतलब किलोवाट घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? अभी जस्ट पीछे बात की, अभी पीछे बात करके आए, तो किलोवाट ये तो शक्ति का भाई, ये नहीं होगा। वाट अश्व शक्ति, ये शक्ति उसका ही है। जूल पर सेकंड, ये भी नहीं होगा। वाट सेकंड होगा। देखो, इसने किलोवाट की जगह बस कंफ्यूज क्या है, वाट रख दिया, किलो को हटा दिया। यहां आवर की जगह सेकंड ले लिया। बट यूनिट तो ये भी वाट, किलोवाट हो या वाट हो, वो छोटी बड़ी यूनिट है। घंटा हो या सेकंड हो, तो ये भी टाइम की यूनिट है, बट छोटा किया है इसको। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, वाट सेकंड। देखो, 3 क्वेश्चन तो यही बना दिए, 4 3 बन गए सेम उस पर ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बताया। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए 2.3 प्रति यूनिट है, यह यूनिट है किसके बराबर है? ये भी सेम इसी से रिलेटेड है। जो आपका 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ये समझ लेना। 1 यूनिट, यूनिट 1 यूनिट के मतलब कि अगर आप अपने घर में 1 किलोवाट का कोई भी सामान 1 घंटे तक चलाते हैं तो आपका खर्चा 1 यूनिट होगा। 1 किलोवाट घंटे का मतलब यही होता है, 1 किलोवाट का एक हीटर 1 घंटा चला जाए तो आपका खर्चा 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट 7 रुपए 8 रुपए जो भी है, उतना आपका चार्ज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, फिर से 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे? देखो, 1 किलोवाट घंटा कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन चुके हैं इससे। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो जूल में हमने अभी वैल्यू, चलो इसको समझ लेते हैं। निकालना पड़ेगा। 1 किलोवाट को पहले 1000 में चेंज करो, घंटे को सेकंड में ये चेंज करो। चलो कर लेते हैं। जब आपको जूल बतानी है, जूल क्या होता है? हीट का, H बराबर PT। पी दे रखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को वाट में बदलो तो 1000। घंटा दे रखा है, इसको सेकंड में बदलो 3600 सेकंड। तो 36 और 2 और 3 5 गुणा 10 की घात 5। ऐसा कोई ऑप्शन है? सभी ऑप्शन 5 में एक ऑप्शन है ये, बट ये 3.6 हमारा 5 है। हमारे 36 की पावर 5 है, इसका 3.6। जब मैं इसको छोटा करूंगा, 3.6 करूंगा, तो इसको बढ़ा दूंगा 10 की घात 6। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, इसको रट लेना, समझ लेना, कुछ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 37, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन की रखो, वोल्ट की वैल्यू रखो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुणा 10 की घात -19, और 1 वोल्ट मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा? इतना ही आएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। इनको रट लो आप बस, मैं तो इतना ही कहूंगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ये होगा आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19, यानी कि ऑप्शन ए इसका आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओम मात्रक है, ये पहले भी बात कर चुके हैं, प्रतिरोध का। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए 2.2 रुपए प्रति यूनिट है। यूनिट क्या है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। फिर से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 40, यहां से स्टार्ट होते हैं। पीछे जो हमने बात की क्वेश्चनों की, उसको समझ लेते हैं। जो हमने कुछ फॉर्मूले पावर वाले लिए थे, उनकी यहां जरूरत पड़ेगी। तो यहां 12 वोल्ट दे रखे हैं, वोल्ट मतलब वी दे दिया,
और 30 वाट दे रखे हैं। ठीक है, P देख दिया 30 वाट, वाट का मतलब P दे दिया। I पूछ रहा है, फॉर्मूला P बराबर VI से, तो I बराबर P अपॉन V। P कितना है 30 और V कितना है 12, डिवाइड कर लो, 12 दूनी 24 बचे 6, 12 पंजे 60, 2.5 एम्पियर। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, 2.5 एम्पियर। आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41, एक विद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? चलो वही P वाला फॉर्मूला, ये आपको P बराबर 100 वाट दे दिया, क्योंकि यूनिट से पता लगा सकते हो आपको क्या दे रखा, वाट है तो मतलब P दे दिया, वोल्ट है तो V दे दिया, 750 वोल्ट। ठीक है, चलो हिंदी में लिख देता हूं। आर पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा P, ऊपर देख लेना, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। आर पूछ रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई P। तो 750 गुणा 750 बटा P, P कितना है 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 75 गुणा 75, तो ये आएगा 55 25 5, ये हो जाएगा 5625 ओम। क्या ऑप्शन है ऐसा कोई? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आंसर 5625। तो इसमें मिस्टेक हो गई मेरे हिसाब से, 625 दे रखा है, इसके आगे 5 और होगा, 5625 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो आपका आंसर बी होगा इसमें सही, 5625 ही ओम आएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। चीजें मिस्टेक हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी दिखाया है, बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं, मास्टरमाइंड में तो हद से ज्यादा गलत होते हैं। अगर 20 सवाल होंगे उसमें 2 तो 3 तो बिल्कुल ही गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, दो वैद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट और 220 वाट हैं, दोनों ही 220 वोल्ट मेन से जोड़े गए हैं, इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? सबसे मेन बात, दोनों 220 वोल्ट से जोड़े गए हैं, मतलब V1 और V2 दोनों बराबर होने वाले हैं। देखो P1 बराबर 100 वाट और P2 बराबर 220 वाट। ठीक है, और V1 बराबर, दोनों को 220 से जोड़ा गया है, तो V2 बराबर 220। दोनों के लिए R बताना है, R के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, R बराबर होता है V स्क्वायर बाई P, R1 P1 और V1 सब में वो लगा दो। जब भी हमें दो सवाल निकालने हो, अनुपात निकालने हो, तो डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कलर से ले लेता हूं नीचे, R2 बाई V2 स्क्वायर बटे P2, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा V1 स्क्वायर गुणा P2 बटा V2 स्क्वायर गुणा P1। V1 V2 सेम है तो ये कैंसिल आउट, इसको सीधा भी बता सकता था तुम्हें, तो P2 बटा P1, मतलब कि फॉर्मूला आने वाला है, कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, R1 अपॉन R2 बराबर P2 बटा P1, बस सिंपल। बाकी सब चीजों को आप मिटा सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूं, अगले वाले सवाल से ऊपर कर देता हूं। तो P2 कितना है 220 बटा 100 P1, ये R1 अपॉन R2 का नाम मान निकल के आ जाएगा, 0 से 0, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, तो अनुपात आया आपका 11 अनुपात 5। 11 अनुपात 5 कोई आंसर ही नहीं है, फिर से आपकी किताब में मिस्टेक है, आपका 11 अनुपात 5 आएगा। अगर यहां देखो, मैंने किताब का फिर इसमें देखा था कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, 2.2, इसमें 2 अनुपात 1 दे रखा था, तो ये कैसे आ सकता है? अगर मैं यहां 200 वाट 20 वाट की जगह 200 वाट यूज कर लूं, तो फिर इसका 2 अनुपात 1 आएगा, क्योंकि 200 यहां ऊपर वो हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 अनुपात 1, तो फिर ऑप्शन ये सही हो जाता। आपका राइट आंसर होगा 11.5। क्वेश्चन समझें और आराम से निकालें। क्वेश्चन नंबर 43, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति बतानी है, कितनी होगी? P बतानी है
और ये आपका V दे दिया, ये आपका I दे दिया। P बराबर क्या होता है, VI। कर दो मल्टीप्लाई, 200 गुणा 1 बराबर 200 वाट। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन आगे, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। जो बिजली का बल्ब होता है, अब तो अक्सर एलईडी लाइट चलती हैं, जो बल्ब होता है रेड वाला, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है वो होती है आपकी टंगस्टन की। वैद्युत बल्ब का टंगस्टन बना होता है क्योंकि, मतलब ये कह रहा है कि उसको टंगस्टन का ही क्यों बनाया गया। क्यों बनाया गया, इस बात को समझ लो कि बल्ब के अंदर जो आपका बल्ब है, इस बल्ब में ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, यहां से करंट इसमें फ्लो करने वाला है, यहां से पास करने वाला है, दो तार इसमें लगे रहने वाले हैं। ये क्या है, स्प्रिंग गर्म होना शुरू करती है, ये हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, मैं लिख देता हूं, बल्ब जो होता है आपका वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें हीट पैदा होती है, हीट पैदा होगी तो अगर इसका गलनांक हम कम रखेंगे, तो यहाँ ये गलनांक की बात कर रहा है, गलनांक अगर कम रखेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा, तो इसका मतलब गलनांक क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड ये राइट होगा। हीटर का तार उस पदार्थ का बनना चाहिए। अब हीटर भी सेम उसी बात को करता है, क्योंकि हीटर का भी गलनांक कम होगा तो वो गल जाएगा, उसका भी गलनांक उच्च होना चाहिए, तो गलनांक कम होगा, मतलब पहला ऑप्शन ये, तो ये गलत है, गलनांक नीचा हो और ये ऑप्शन खत्म। दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गलनांक ऊंचा हो और गलनांक ऊंचा हो, अलग कलर से लेते हैं इनको, ऊंचा हो, मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं, हीट कब ज्यादा पैदा करेगा, जब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, मतलब आपके ये वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आगे से रोकने वाला प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जान लगाएंगे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो विस्तृत प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार किस वायर उसका बना होता है, तो वो एक धातु नहीं होती, मिश्र धातु का बना होता है, उसे बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम मेड ऑफ निकेल, एक मिनट, निकेल प्लस क्रोमियम, इसलिए इसे नाइक्रोम बोला जाता है। सीआर मतलब क्रोमियम, निकेल मतलब नाइक्रोम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट और 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तार में वह विद्युत ऊर्जा बतानी है। इसका भी फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एक तो ये यूज कर सकते हैं, एक अब यहां क्या दे रखा है, आई दे रखा है और ये वी दे रखा है। वी और आई में देख लो, हमने H बराबर होता है P इंटू टी, और P बराबर यहाँ V दे रखा है, आई दे रखा है, तो मतलब कि H बराबर वी आई, P की जगह इंटू टी, वी आई टी। वैल्यू रख दो, V की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 2 और टाइम 1 मिनट, एक नहीं रखना, सेकंड रखनी है, यानी 60। कर दो, 6 दूनी 12 और डबल 0 1200 जूल। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 23 में और 13 में और 12 में पूछा गया है। आप देख रहे हैं 20 और 22 वाले क्वेश्चन नहीं है, मैंने अभी पीछे से लिए हैं, और भी क्वेश्चन लूंगा जो आपके, ये लगभग 16-17 तक मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि बस पिछले 2-3 साल के करा दिए, सबको करा रहा हूं, लगभग मैंने 9-10 के आसपास से क्वेश्चन उठाए हैं, और देखो 12 के, ये भी 16 तक कराएंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं लेटेस्ट कराऊंगा 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, इससे अलग एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक सेल से R1 और R2 प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनसे प्रवाहित धारा I1 और I2 है, प्रति सेकंड उत्पन्न होती है, तो H1 और H2 का ऊष्मागुण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल, फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने अभी बात की थी, H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। सही है, बस 1 और 2 लिख लो इनमें, H बराबर H1 रख लो, आई स्क्वायर
R1 इंटू टी, टी दोनों के लिए समान है, बटा H2 I² 2 R2 इंटू टी। अब R1 और R2 की फॉर्म में तो अगर दे रखा होता, R1 और R2 की फॉर्म में दे रखा होता तो चेंजेस आ जाते, ठीक है। अगर करंट की फॉर्म में दे रखा है एक तो ये, एक ये, ठीक है, और दो आर की फॉर्म में दे रखे हैं, इसमें दो आंसर सही हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं अगर देखो फॉर्मूला होता टाइम से तो टाइम कट जाता, क्योंकि समान करंट प्रति सेकंड बह रहा है तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाता। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए था इसमें I1² R1 बटे I² इंटू R2, ये यहां देना चाहिए था किसी भी उसमें, पर नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं। अगर मैं इसमें कहूं R को अगर नहीं माना जाए तो I1 अपॉन I2, यानी कि ये ऑप्शन सही है, I1 का स्क्वायर बटे I2 का स्क्वायर। अगर R1 में सोचोगे तो फिर अगर I हटाओगे तो R1 ऊपर नहीं आएगा, तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। क्यों? अगर I हटाओगे तो ये डिपेंड करेगा, मेन कहने का क्वेश्चन है कि I और R में रिलेशन है तो IR है, और V और R में रिलेशन है तो V² अपॉन R है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है, अपना आंसर बस इतना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज करूं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से आंसर इसमें होना चाहिए, ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 50। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य दे रखी है 200 मेगावाट, इसके प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बतानी है, मेगावाट, ठीक है। अब समझ लो, हमने पहले नीचे बात करी, अब थोड़े ऊपर वाले मात्रा क्या समझ लेते हैं। जैसे बीच में होता वाट है, वाट मीटर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो इससे ऊपर आएगा किलो वाट किलोमीटर, फिर आता है मेगा, ठीक है। तो जो मेगा होता है, वाट के बाद इसको देखेंगे तो 10 की घात 3 होता है, और ये 10 की घात 6 होता है प्लस में। तो पी दे रखी है, तो पी दे रखी है मतलब 200 मेगावाट भी कर सकते हैं और 10 की घात 6 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर आंसर मेगावाट में दे रखा तो मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा ऐसे ही लिख रहा हूं मेगावाट। और प्रतिदिन की बात कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, ये टाइम दे दिया आपको 24 आवर, ठीक है। अब हमें ऊर्जा बतानी है, ऊर्जा H बराबर या W बराबर है E बराबर P इंटू टी, पी कितनी है 200 है, टाइम कितना है 24 घंटे, तो कितना है 24 दूनी 4800 मेगावाट घंटा, क्योंकि हमने आंसर यहाँ घंटा में लिया, सेकंड में लेते तो सेकंड में जूल में आता आंसर, तो जूल में तो आ ही नहीं सकता, मेगावाट में आएगा, और ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी समस्या रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट रहा है, तो आप कमेंट करना श्योर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लोगों को सेंड करना इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके बाद मैं 2019, 20, 21, 22 वाले क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा।